नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहने वाले हो। आज के आपके किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, व अपने आप को अपग्रेड करते रहें व पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना अति आवश्यक है। बात करने जा रहे हैं SME सेक्टर की टेक्निक है, ऑर्गेनिक कंपनी के बारे में। कंपनी का IPO बहुत SME सेक्टर का है, बहुत छोटा IPO है। बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। अगर सीधी सी बात है, मुद्दे पे आए कि यार कंपनी का IPO का रिव्यू करें, तो हम ये जान लें कि वो कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी क्या काम ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे तुम्हारा सिटी कैम एक कंपनी थी, वो केमिकलों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर उनकी ट्रेडिंग करती थी। तो ये कंपनी केमिकलों को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के जो केमिकल हैं साथियों, वो तुम्हें फार्मा में, FMCG प्रोडक्टों में, API जो गोली वगैरह आती है, सिरप वगैरह बनती है, उनमें इस कंपनियों का काम आता है। इसका जो ये केमिकल बनाती है वो काम उसमें आता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी नेशनल पब्लिक को ऊपर IPO के जरिए कितने रुपए जुटाना चाहती है। तो साथियों, कंपनी का जो इशू साइज है 25 करोड़ 25 लाख का है। मतलब कंपनी SME सेक्टर में है और 25 करोड़ 25 लाख रुपए जो है नेशनल पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाना चाहती है। बात करें कि फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, तो जितना भी है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब पूरा पैसा कंपनी की जेब में जाने वाला है, कंपनी उसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। समझ लेते हैं कि इसमें कोटा किस प्रकार रखा गया है साथियों। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो तुम्हारा NII है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और हम समझ लेते हैं कि रिटेल भाइयों के लिए, तो साथियों रिटेल भाइयों के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। SME सेक्टर की और BSC में लिस्ट होने वाली है। अगर प्राइस बैंड की बात करें साथियों, तो 52 रुपये से लेकर 55 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। और अगर आप एक एप्लीकेशन के लिए IPO में लगाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, 1,10,000 रुपये आपको लगाने चाहिए। इतना रुपये बनता है। मैं आपको केवल जो कंपनी के बारे में जनरली बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरे को देख कर ना तो आपको डिस्करेज होना है और ना आपको मेरे को देख कर इंकरेज होकर लगाना है। मैं आपको जो कंपनी के बारे में जनरली चीज़ें हैं वो आपसे बता देता हूँ। बात कर लेते हैं कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो साथियों, कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को 25 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। 25 से 30 साल का प्रमोटर को एक्सपीरियंस है। मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर प्रमोटर है। SME सेक्टर की है। अब थोड़ा सा IPO में कुछ जल्दी नहीं ला रहे, पर चलो हम बात कर लेते हैं कि इसकी IPO से पहले प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग थी और IPO के बाद में कितनी रह जाएगी। तो साथियों, अगर हम सिटी कैम ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी बात करें, तो 98% की जो मालिकाना हक था प्रमोटर के पास में, वो IPO के बाद में 72% मालिकाना हक रह जाएगा, जो काफ़ी है। मतलब 51% के ऊपर ही रहता है तो ठीक है, बाकी 51 है। 25 साल के जैसा प्रमोटर को अनुभव है तो ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर हैं, प्रमोटर का नाम क्या है, तो साथियों तुम्हारा भारत जयंतीलाल पांडे इस कंपनी के प्रमोटर हैं। अनिल कुमार जयंतीलाल पांडे इस कंपनी के ओनर है, मतलब जो प्रमोटर हैं। बात कर लेते हैं कि साथियों उसकी आफ्टर IPO, मतलब जो IPO आ जाएगा तो IPO के बाद इस कंपनी की ऑल ओवर वैल्यूएशन क्या निकल के आएगी, मतलब इस कंपनी की क्या वैल्यू निकल के आएगी। साथियों, इस कंपनी की जो वैल्यू होगी वो 95 करोड़ रुपए बनेगी। ये ठीक है, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ऑल ओवर सही नज़र आ रही है। इस कंपनी के लिए एक साथियों पॉजिटिव बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी ना अपना जो माल है ना वो चाइना में भी बेचती है। मतलब चाइना अपन लोगों को बेचता है और ये चाइना में बेचती है। इसके लिए एक बड़ी मार्केट जो है वो चाइना है। ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आगे जाके इसको फ़ायदा देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी के अंदर 72 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अभी वर्तमान में काम करते हैं। अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूट की बात करें कि जो इसका ऑल ओवर जो एक केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है साथियों, तो जो इसका 12% से ज़्यादा जो इसका केमिकल है वो फार्मा में यूटिलाइज होता है। और जो तुम्हारा 30% केमिकल है, जो ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो तुम्हारा टेक्सटाइल में यूटिलाइज होता है। और जो 30% है वो अन्य चीज़ों में यूटिलाइज होता है। तो ऐसे करके इसका जो पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, मतलब लगभग ठीक ही नज़र आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अकेली एक ही प्रोडक्ट को दे रहे हो, वो प्रोडक्ट पे किसी तरह से सरकार की स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा आ जाए या सरकार टैक्स वगैरह बढ़ा दे, तो आपको वो प्रोडक्ट अगर प्रभावित होता है तो आपका ऑल ओवर बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि आप एक तरह से इनके प्रॉक्सी फ्लो हो।
भाई इन लोगों को अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो ये इनके आप प्रॉक्सी प्ले हो, ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों, ये भारत के अंदर अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें साथियों, तो भारत के अंदर 67% रेवेन्यू, मतलब ज़्यादातर रेवेन्यू गुजरात से आता है। और कंपनी B2B में काम करती है, मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को नहीं देती, बिजनेस टू बिजनेस में काम करती है। अगर आपने सपोज करो टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मिल लगाई है तो आपको इस कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके वो में फार्मास्यूटिकल की कोई मिल है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको गोली वगैरह बनानी है तो API वगैरह में इसका यूज़ होता है। B2B में काम करती है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है कंपनी, ये कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेशो वगैरह क्या है कि भाई इसके IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ओपन रहेगा। तो साथियों उसका जो IPO है 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक ओपन है। 2 दिसंबर तक आप इसमें बिड लगा सकते हैं। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 3 जनवरी को इसकी अलॉटमेंट आएगी। और रिफ़ंड की बात करें, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लगती है तो आपके बैंक अकाउंट में 6 दिसंबर को पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन लग जाती है साथियों तो 6 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब अगर बात कर लेते हैं साथियों कि इसकी लिस्टिंग कब है, तो 7 तारीख में इसकी लिस्टिंग है। 7 जनवरी को ये लिस्ट हो जाएगी और BSE में लिस्ट होगी। SME सेक्टर की कंपनी है, SME है। बात कर लेते हैं इसका एसेट वगैरह पे थोड़ा सा नज़र डाल दें साथियों। 2022 में जो इसके एसेट हुआ करते थे 44 करोड़ 77 लाख हुआ करते थे। 2024 की अगर बात करें 2023 की तो 44 करोड़ 25 लाख हो गए। और 2024 में इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डाटा दिया है वो 52 करोड़ 47 लाख के एसेट इन्होंने दर्ज करे हैं। रेवेन्यू की बात करें साथियों तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 67 करोड़ 12 लाख का रेवेन्यू था 2022 में। 2023 की बात करें तो 50 करोड़ 66 लाख का रेवेन्यू इस कंपनी ने अपना दिखाया है। और 2024 के ट्रेलिंग 12 मंथ पे जो इन्होंने दिखाया 46 करोड़ 39 लाख का रेवेन्यू उस कंपनी ने अपना दिखाया है, जो इन्होंने DRHP में अपनी दाखिल किया है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट वगैरह की साथियों, तो इस कंपनी को 3 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था 2022 में। तो 65 करोड़ पे 3 साढ़े 3 4 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, मतलब ज़्यादा आप इसको ये नहीं बोल सकते कि यार कम है, काफ़ी है। और 2023 की बात करें तो प्रॉफिट कम हुआ है। जनरली इसकी इन्वेंट्री वगैरह फंस गई होगी, हो सकता है इनके ट्रेड रिसीवेबल्स फंस गए हो, किसी को माल दिया हो वो पैसा नहीं आया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी 2023 में स्लो डाउन भी था और पैसा उतना सफिशिएंट था नहीं। 2024 में अगर बात करें साथियों ट्रेलिंग 12 मंथ में तो इन्होंने लगभग 4.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। पर्पज ऑफ IPO जान लेते हैं कि इस कंपनी का पर्पज ऑफ IPO क्या है, किस पैसे का करने वाले क्या हैं। तो साथियों इनकी एक सब्सिडरी है, उसका लोन पेमेंट करना चाहते हैं। पहले तो ऐसा प्रमोटर ने बताया कि हमारे पास में कोई एक सब्सिडरी उसको लोन पड़ा है तो वो लोन देना है, तो वो कहीं ना कहीं इनको जो है ना इनकी बैलेंस शीट पे वो प्रॉफिट दिखेगा। दूसरा क्या है, इनको जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसा यूज में लेना है, जो कि वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक इन्होंने तीसरी चीज़ क्या बताई है साथियों, जो इस कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन मेरे को लगी, कि इनको एक अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है, मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। एक नई फैक्ट्री, एक नई यूनिट डालनी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। क्योंकि ऐसा बताया है कि जो इनके पास में ऑर्डर बुक पड़ी हैं, वो ऑर्डर बुक और जो ये पर्याप्त माल बना रहे हैं उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब ये जितना ऑर्डर है इनके पास उतना ये माल पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको क्या करना है, अपनी एक नई फैक्ट्री डालने हैं। वो तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। मतलब पर्पज ऑफ IPO अगर समझे कंपनी का तो इतना कोई बुरा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यार बुरा है, ऑल ओवर अच्छा है, मतलब अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इसके एसेट रेवेन्यू वगैरह पर नज़र डालें, उसके साथ साथ में इसके ROC ROE पर नज़र डाल लेते हैं, तो साथियों जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 27 का निकल के आता है। और ROS जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 23% का निकल के आता है। EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन की बात करें साथियों, तो उसका अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन 21 का निकल के आता है। ऑल ओवर कंपनियों से ठीक है। EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, मतलब जो इनकी अर्निंग है टैक्स वगैरह देने के बाद इनका 11% का मार्जिन निकल के आता है। अगर हम P रेशो की बात करें साथियों कि कितने के P पे ये कंपनी आ रही है, तो ये कंपनी 23 के P पे आ रही है। जो इसका P रेशो है वो 23 का है, और ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू समझ लें कि ये कंपनी कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है, तो दोस्तों ये कंपनी 2.3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। EPS की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो
₹3.71 का इस कंपनी का अर्निंग प्रति शेयर निकल के आता है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 14 की निकल के आती है। जो नेट एसेट वैल्यू वगैरह देखें तो ठीक नज़र आ रही है, पी रेशो के हिसाब से भी ठीक नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इस कंपनी के जो पीयर कंपटीटर हैं वो कैसे हैं, या इसके जो पीयर कंपटीटर हैं वो इसके प्रति उनकी महंगी है, सस्ती है, या इसकी वैल्यूएशन उनके प्रति क्या नज़र के आ रही है निकल के साथियों। तो इसके जो पीयर कंपटीटर हैं साथियों, एक तो अमी ऑर्गेनिक है। अमी ऑर्गेनिक जो है ना वो भी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, और अमी ऑर्गेनिक का जो पी है वो 108 का है, बहुत ही रेयर महंगा है। और जो ईपीएस है वो 12 का है, 11.91, मतलब ईपीएस बहुत कम है और पी रेशो तो बहुत महंगा है। एक इसी की है तुम्हारा अनुपम रसायन, एक तुम्हारा अभी ऑर्गेनिक है, अमी ऑर्गेनिक, और एक है तुम्हारा अनुपम रसायन। अनुपम रसायन का भी पी रेशो अगर देखें साथियों तो 72 का पी रेशो है, 72 का पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। और जो ईपीएस निकल के आता है उसका अमी ऑर्गेनिक का वो लगभग 11 का है, 10.84 का। तो अगर अपने पीयर कंपटीटर से देखा जाए कि अपने पीयर कंपटीटर से तो साथियों ये ऑल ओवर सस्ती वैल्यूएशन पे है, मतलब इसका पी 23 का पी है, मतलब अपने पीयर कंपटीटर के हिसाब से तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन ला रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रमोटर के अलावा दूसरे, अब ठीक ठाक ही नज़र आ रही है कंपनी अगर देखा जाए तो। बात कर लेते हैं साथियों कि इसके रजिस्ट्रार कौन है। तो साथियों इसका जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर है। अगर आपका शेयर लगता है नहीं लगता तो आप बिग शेयर सर्विसेज एक रजिस्ट्रार है, जैसे के फिनटेक है, लिंक इन टाइम है, इसी तरह से एक बिग शेयर रजिस्ट्रार है। आप उस पर जा करके चेक कर सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन लगी है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आईपीओ में लगाएं या नहीं लगाएं। देखो क्या है, सबसे पहली बात तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि मैं आपको कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें वो बता रहा हूँ। आपको मेरे से देख के ना तो डिस्करेज होना है, ना आपको मेरे से देख के इन्फ्लुएंस होकर आईपीओ में पैसा लगाना है। आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें साथियों। अब मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो जिसका जीएनपी है वो 20% से ऊपर चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा क्या, कंपनी के लिए पॉजिटिव बात दूसरी ये है कि ये कंपनी चाइना में अपना माल एक्सपोर्ट करती है, तो इसका कंपनी को बहुत आगे जाकर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसी बहुत कम ही कंपनी है जो चाइना से कुछ बेचती हैं। भाई अपन लोग ज़्यादातर चाइना से माल खरीदते हैं। एक बांग्लादेश है, जैसे बांग्लादेश में अपन कोई चीज़ बेच के कमाते हैं, मतलब अगर हम बांग्लादेश से ट्रेड की बात करें साथियों तो बांग्लादेश में हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ इंपोर्ट करते हैं। ऑल ओवर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसमें हम ही प्रॉफिट में रहते हैं, बांग्लादेश लॉस में रहता है। ऐसा अगर चाइना की बात करें तो चाइना से हम माल ज़्यादा खरीदते हैं, बेचते उन्हें कम है। तो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी चाइना को देखती है। और दूसरा इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ क्या साथियों कि ये कंपनी प्रॉक्सी प्ले है। प्रॉक्सी प्ले क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री ले लो या किसी का भी, भाई जब ऑल ओवर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी ना तो इसकी ग्रोथ उनसे डबल होगी। क्यों होगी? अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री के प्रॉक्सी प्ले की बात करूँ तो एसजेएस इंटरप्राइजेज हैं, वो उसका प्रॉक्सी प्ले है मतलब, और तुम्हारा प्रोकोल है, प्रिकोल उसका प्रॉक्सी प्ले है। आप ऐसा समझो, अगर कोई व्यक्ति जो टायर बनाता है उस टायर में अंदर डलने वाले वायर डाल देता है ना, और टायर चाहे दुनिया भर की 10 कंपनी बनाए, है ना, चाहे एमआरएफ बनाए, चाहे सीएट बनाए, चाहे अपोलो टायर बनाए, जेके टायर बनाए, जितनी भी टायर से बनने वाली कंपनी है सब उस तार को तो उसी कंपनी से खरीदेंगी ना, तो उस कंपनी की ऑल ओवर सेल बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसी कंपनी जो है ना, टेक्सटाइल में मान लो 10 कंपनी है ना, जो कपड़ा उद्योग में काम करती हैं, 10 की 10 कंपनियों की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसकी डिमांड 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वे 10 की 10 कंपनी इससे ऑर्डर करेंगे, माल बुलाएंगे कि यार भाई साहब वो माल भेज दो, हमारे यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसकी सेल 10 गुना होगी। ऐसी फार्मास्यूटिकल में है। अब गुजरात से इसका रेवेन्यू अधिकतर इसलिए भी आता है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की बात नहीं, क्योंकि गुजरात ज़्यादातर हब है। आप देखोगे ना, जितना भी टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है ना, सूरत से होता है। आप साड़ी का या आप अधिकतर जो कपड़ा है या तो लुधियाना या तो फिर सूरत, मैंने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं मेरे उनसे संबंध है, तो वो या तो सूरत से कपड़ा लाना पसंद करते हैं और या फिर तुम्हारा लुधियाना से, क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्ट्री है ना, बड़ी बड़ी मिल है वहाँ से उन्हें सस्ता मिल जाता है, कुछ टैक्स वगैरह की छूट मिल जाती है, तो इसीलिए इसका 67% जो रेवेन्यू है ना वो गुजरात से आता है। इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 67% एक ही राज्य से आ रहा है। उसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि ज़्यादातर जो मिल है ना वो वहीं पे है।
दूसरा, प्रॉक्सी प्ले होने के साथ साथ में इस कंपनी को फार्मास्यूटिकल में भी इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। फार्मास्यूटिकल का भी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो इसका ग्रोथ होगी। दूसरा, टेक्सटाइल में कोई ग्रोथ होगी तो इसमें इसकी ग्रोथ होगी। और अन्य जो एफएमसीजी वगैरह प्रोडक्ट है उसमें भी ग्रोथ होगी तो इसकी होगी। ये जो पैसा है एक नई फैक्ट्री डाल रहे हैं उस सदुपयोग में ले रहे हैं। 25 करोड़ रुपए जो ले रहे हैं वो सदुपयोग में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पुराने शेयर होल्डरों को एग्जिट दे रहे हैं। हमेशा कंपनियों में देखना होता है साथियों कि अगर कोई कंपनी ये बोल रही है कि हम अपने पुराने जो शेयर होल्डर हैं, जो पुराने निवेशक हैं, उनको एग्जिट दे रहे हैं इसलिए हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो उसमें देखना होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। अब जैसे इन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पैसे से एक नई कंपनी को लगाने जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास में डिमांड आ रही है और जो हम माल बना रहे हैं उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक सब्सिडरी हम अलग से डाल रहे हैं जिससे उसमें उसका फ़ायदा उन्हें मिलता रहे। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात रहती है। मैं आप सभी लोगों से ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि आप पढ़ो। भैया आप पढ़ोगे तो आपको बराबर सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समस्याएं रहेंगी। बिजनेस मॉडल कैसे कंसिडर किया जाता है या डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज रहती है। ऐसा नहीं है कि यार आपको बैंकिंग लैंग्वेज अलग वो है, केमिकल की अलग है। आप क्या केमिकल पढ़ोगे तो उसमें आपको ओपीएम के साथ साथ उसका पैट मार्जिन के साथ साथ सरकार से जुड़े हुए डिसीजन भी देखने पड़ते हैं। केमिकल 2021 से बाद में परफॉर्म नहीं कर पा रही केमिकल इंडस्ट्री क्योंकि स्लो डाउन है भाई, ग्रोथ नहीं आ रही। इसीलिए तो अमी ऑर्गेनिक का 108 का पी है। तो पी रेशो घटता कब है, जब अर्निंग बढ़ जाए। अगर आप किसी कंपनी की अर्निंग बढ़ जाएगी तो उसका पी घट जाएगा, और उसकी अगर पी बढ़ जाएगा मतलब अर्निंग घट गई। जैसे अभी तुम डाटा पैटर्न में देख लो, चाहे तो आप एमटार टेक्नोलॉजी में देख लो, इनका पी महंगा हो गया क्योंकि उनकी अर्निंग घट गई। नेस्ले में देख लो, नेस्ले जानी मानी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख लो, चाहे आप तुम्हारा एशियन पेंट में देख लो, क्योंकि इनकी जो पी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाई। पहले ये डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही थी, 15%, 10%, 18%, सिंगल डिजिट में आ गई, मतलब 9%, 9.5, 8, 10। ऐसे जब ये सिंगल डिजिट ग्रोथ आ गई तो पी महंगा हो गया। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम में पी मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी बार बार मैं बोल रहा हूँ, पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। जो कंपनी कमा रही है उसको उस कंपनी के प्राइस से डिवाइड करोगे तो उस कंपनी का पी निकल के आएगा, मतलब 1 रुपये के लिए आप कितने रुपए दे रहे हो। साथ ही ये सब चीज़ें पढ़ने से आएंगी। तो किसी भी कंपनी का पी रेशो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे केमिकल सेक्टर में या डिफरेंट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको लगे कि हमें दूसरा इंडस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए लैंग्वेज अलग है। आपको आईटी इंडस्ट्री पढ़नी है तो आईटी के लिए लैंग्वेज अलग है। आपको तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस पढ़ना है तो माइक्रो फाइनेंस के लिए अलग है। बैंकिंग वगैरह पढ़नी है तो बैंकिंग के लिए अलग है। आपको एनबीएफसी पढ़नी है तो एनबीएफसी के लिए अलग है। तो इसीलिए साथियों डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है और उसको डिफरेंट तरीके से फिल्टर करना होता है। आपको कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका APRO क्या है, इसको एवरेज रेवेन्यू पर प्रोवाइड क्या आ रहा है, कि जो अपने यूज़र से ले रही है वो कितना है, ये कितने को एक्वायर कर रहे हैं, इनका डाटाबेस क्या है, यूज़र बेस घट रहा है, बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है तो किस आधार पर बढ़ रहा है, घट रहा है तो किस आधार पर घट रहा है। क्योंकि कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं साथियों जिनमें आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार इस वीडियो का कंक्लूजन पर जाना चाहूँगा। हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा टेक्निक कैम ऑर्गेनिक कंपनी की, जो 10 की फेस वैल्यू पे आ रही है। 2 तारीख में कंपनी का IPO क्लोज होगा और 7 तारीख में कंपनी लिस्ट होगी। SME सेक्टर की है। कंपनी का GMP अच्छा चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑल ओवर बेहतर चल रहा है। कंपनी एक तरह से तुम्हारा फार्मास्यूटिकल की, FMCG की और टेक्सटाइल वगैरह की ये कंपनी प्रॉक्सी प्ले है, मतलब उनको जो उपयोग होने वाला केमिकल है प्रोवाइड करती है। GMP अच्छा चल रहा है। एक बुरी बात यह है कि कंपनी के पास में 98 लाख रुपए का एक टैक्स का केस चल रहा है। अगर ये कंपनी वो केस हार जाती है तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं 98 लाख रुपए जैसे का लॉस होगा। ऑल ओवर कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी में पैसा बन सकता है, लेकिन SME सेक्टर की कंपनी है। बहुत देख के सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही काम करें। जो भी वित्तीय डिसीजन लें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। साथियों मैं देख रहा था 77% यूज़र ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।